देखो, पिछले वीडियो में हम लोग क्या देख रहे थे, पूरा कहानी हम लोग देख चुके थे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग एक तरह से बोल सकते थे एबनॉर्मल मोलर मास। उसमें किस तरह का घटना होता था, क्या होता था डिसोसिएशन होने के बाद, क्या होता था एसोसिएशन होने के बाद। तो जो लास्ट टर्म जो बताया तुम लोग को, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वांट्स ऑफ फैक्टर में रिलेशन, तो बहुतों को अच्छा तरीके से समझ में नहीं आया था उसमें। तो चलो फिर से यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो क्या कहानी था। सो ठीक है, हम लोग देखने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन वांट्स ऑफ फैक्टर मतलब आई एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से दिखाते हैं और एसोसिएशन को बीटा से दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि तुम लोग को बोले कि हम लोग को क्या होता है, सॉल्यूशन में जाने के बाद सॉल्यूट पार्टिकल क्या होता है, डिसोसिएट होता है, या तो फिर हम लोग को क्या होता है, एसोसिएट होता है। तो डिसोसिएट होता है तो उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्या होता है, हम लोग को चेंज होता है, बढ़ोतरी होता है। जैसे कि तुम लोग को बताए थे कि जैसे मान के चलो NaOH ले लेते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि इसको कितना पार्टिकल्स लेकर के चल रहे थे, एक पार्टिकल। हम लोग स्टार्टिंग में सोच रहे थे कि वहाँ पे सॉल्यूट कितना डाल रहे हैं, एक डाल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद सॉल्यूशन में क्या होता है, वो लोग टूट जाता है। टूट जाता है तो Na+ और OH माइनस में टूट जाता है। तो हम लोग सोच रहे थे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हुआ है, एक है, लेकिन वहां जाने पर कितना हो जाता है, दो पार्टिकल्स हो जाता है। उसी तरह से हम लोग ले लेते हैं, मान के चलो MgCl2। ठीक है, इसमें जाकर देखोगे तो ये कितना हम लोग टूट जाएगा, Mg2+ और कितना टूट जाएगा, 2Cl-। हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग कितना डाले हैं वहां पे, एक, हम लोग एक ही डाले थे, लेकिन वहां पे पता चला कि सॉल्यूशन में कितना लोग हो जा रहा है, 3 गो हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 3 गो, 2 गो Cl और 1 गो मैग्नीशियम प्लस। समझ में आ रहा है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं AlCl3 का एग्जांपल। इसमें भी देखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा Al3+ और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl- और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 गो। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे थे एगो, लेकिन यहाँ पे कितना पार्टिकल्स दिखाई दिया, 4 गो। तो इस तरह से हम लोग को वहाँ पे क्या होने लगा, डिसोसिएट होने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हम लोग को बढ़ने लगा। तो यही सब के वजह से हम लोग को क्या होता था, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी या फिर उसका मोलर मास में हम लोग को चेंजेस देखने को मिलता था, जिसको हम लोग बोलते थे एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी या फिर एबनॉर्मल मोलर मास। तो उसको हम लोग सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब कि उसको इक्वल करने के लिए, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू था और थियोरेटिकल वैल्यू था, क्योंकि थियोरेटिकल के अनुसार जो हम लोग निकालते थे उससे एक्यूरेट वैल्यू हम लोग को निकलता नहीं था। अब नहीं निकलता था तो वहां से हम लोग को डायरेक्टली क्या पता चला कि वांट्स ऑफ फैक्टर एगो टर्म्स होता है, जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की ओर, तो वहां से हम लोग को क्या होगा, उसका हम लोग अच्छा से जो उसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है उसके बराबर हम लोग निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को पता चला था कि जिधर हम लोग को वैल्यू होता है उधर हम लोग आई से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो वहां से हम लोग को पता चला कि अच्छा आई के बारे में हम लोग को यहाँ पे जानना पड़ेगा। तो आई के बारे में हम लोग देख लिए थे, तो उसको निकालने का तरीका देखा था, 3 गो कंडीशन था, 3 गो फॉर्मूला था। तो वहां पे एक था हम लोग को क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के अनुसार ही कि अगर तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल दे दिया है और थियोरेटिकली तुम निकालोगे तो वहां पे डिवाइड करने के बाद भी तुम्हारा क्या निकलता है, आई का वैल्यू। फिर वहां पे मोलर मास के अनुसार भी बताया गया था। और एक तीसरा तुम्हारा फॉर्मूला था, उसमें क्या था, तो वहां पे बताया गया है कि अगर हम लोग को कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोग को डिसोसिएट कर रहा है या फिर एसोसिएट कर रहा है रिएक्शन करने के बाद, और कितना तुम पहले लिया है, उससे अगर डिवाइड करोगे तो उसी से तुम्हारा क्या निकल जाएगा, आई का वैल्यू। तो उसी के माध्यम से अभी हम लोग डिसोसिएशन और एसोसिएशन का कहानी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को पता क्या चल रहा है, जैसे एक जनरल टर्म्स हम लोग ले लेते हैं, जैसे ए से हम लोग को बन रहा है यहाँ पे बी बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसको 1 मोल ले रहे हैं और यहाँ पे कितना बन जाता है, n मोल। अच्छा, ये n यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट तो कुछ भी हो सकता है ना, हम लोग का प्रोडक्ट भी कुछ हो सकता है। जैसे अभी NaCl ले रहा था, देखा MgCl2 ले रहा था, तो यहाँ पे 1 के मोल लेते थे, लेकिन यहाँ पे डिसोसिएट होने के बाद कभी 2 बन जा रहा है, कभी 3 बन जा रहा है, कभी 5 बन जा रहा है, ऐसे करके। तो हम लोग यहाँ पे कितना डिसोसिएट होने के बाद बन रहा है हम लोग काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली उसके जगह हम क्या लिख दे रहे हैं, n। वहाँ पे जितना होगा होगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोग को जनरल टर्म्स हो गया। तो हम लोग को फिर यहाँ पे पता चलता है कि अगर मान के चलो टाइम t=0 पे देखता है, स्टार्टिंग टाइम में देखता है, जिस समय तुम रिएक्टेंट को लेता है उस समय तुम्हारा रिएक्शन नहीं होता है, तो उस दौरान देखेगा तो जितना तुम्हारा रिएक्टेंट रहेगा उतना ही तुम्हारा मोल तो वो भी रहेगा। क्या प्रोडक्ट एक भी जरा सा एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे रिएक्टेंट से हम लोग को प्रोडक्ट में बदला ही नहीं है। वही अगर हम लोग कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं टाइम t=t पे, तो हम लोग को क्या होता है, यहाँ पे कुछ परसेंट उसका क्या होता है, डिसोसिएट होता है। क्या होता है, कुछ परसेंट हम लोग को डिसोसिएट होता है। अगर कुछ परसेंट डिसोसिएट हुआ तो डिसोसिएट जितना होगा उतना ही तुम्हारा यहाँ पे बनेगा, मतलब जितना यहाँ पे रिएक्टेंट टूटेगा उतना ही तुम्हारा क्या होगा, प्रोडक्ट भी बनेगा। तो यहाँ पर कितना बनेगा हम लोग को,
अल्फा बनेगा। अल्फा यहाँ से टूट रहा है तो अल्फा यहाँ पे क्या होगा, बनेगा भी। तो हम लोग जान रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल का मतलब एक जो तुम्हारा रहेगा, जैसे मान के चलो तुम यहाँ पे देख रहा था NaCl कहीं, तो NaCl में पता चल रहा था यहाँ पे Na प्लस और किस में टूटा था, Cl माइनस में। अगर इसमें 1 में अगर अल्फा टूट रहा है तो ये भी अल्फा बनेगा और ये भी कितना बनेगा, अल्फा बनेगा। तो एक के लिए कितना बन रहा है हम लोग को, अल्फा। अगर टोटल बोलेंगे कितना हम लोग को बन रहा है तो ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो कितना बोलेंगे हम लोग, 2 अल्फा। तो पता चल रहा है कि यहाँ पे जितना भी मॉलिक्यूल्स की संख्या रहता है उसी से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करना पड़ता था। तो उसी तरह से यहाँ पे मान के चलो तुम्हारा प्रोडक्ट कितना हम लोग को मॉलिक्यूल्स बन रहा था, n नंबर। तो इसी चलते उसका जब इतना प्रोडक्ट बन रहा है तो उस सभी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी चलते यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, n से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हम लोग को जानते हैं आई का फॉर्मूला। आई का फॉर्मूला क्या देखे थे, तो यहाँ पे हम लोग देखे थे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। चूंकि डिसोसिएशन का कहानी हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे डिसोसिएशन ही लिखेंगे, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा। नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, वही चीज सेम हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर, यहाँ पे लिख दो बिफोर डिसोसिएशन। तो यहाँ पे बताए थे कि यहाँ पे टोटल देखना है कि कितना हम लोग को डिसोसिएट होने के बाद कितना टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या फिर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे टोटल कितना है, n अल्फा, और यहाँ पे कितना है 1 माइनस अल्फा। तो ये टोटल, अरे आखिर यही ला कंडीशन है हम लोग को आफ्टर वाला कहानी दिखा रहा है, ठीक है। डिसोसिएट होने के बाद, और ये हम लोग को क्या है, बिफोर के रिएक्शन होने के पहले। तो रिएक्शन होने के पहले ये 1 मोल था, यहाँ पे कितना है 0 मोल। तो टोटल कितना हो जाएगा 1 मोल। और यहाँ पे इन लोग दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर हम लोग को क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो कितना टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम लोग को हो गया, तो यहाँ पे देखेंगे 1 माइनस अल्फा और प्लस में कितना हम लोग को n अल्फा हो जाता है। और नीचे हम लोग को क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन होने के पहले तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना था, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है 0। दोनों को ऐड करेगा कितना बनेगा, 1 होगा। अब यहाँ से हम लोग को वैल्यू क्या करना है, निकालना है। अब यहाँ पर देखो, इसको इधर मिटा देते हैं, ये तो हम लोग को ऐसा ही खाली फिजूल का काम था। अब देखो यहाँ पे आई तो रह गया। अब इसको अच्छा से निकालो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस अल्फा और प्लस में यहाँ पे n अल्फा, यही तो था। अब हम लोग यहाँ पे रिलेशन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं नेगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव, और यहाँ से अल्फा अल्फा कॉमन निकलेगा, इसी चलते इसको पहले ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस n अल्फा और माइनस अल्फा, क्या इस तरह से तो लिख ही सकते हैं। अब वहाँ से कॉमन निकाल लो तो i इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू में अल्फा हो जाएगा। क्या कहानी समझ में आ गया। और यही रिलेशन हम लोग को होता है किसके किसके बीच में, तो ये कहलाता है वांट्स ऑफ फैक्टर, और ये क्या कहलाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। कभी कभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुम्हें दे देगा तो यहाँ से आई निकल जाएगा, कभी आई दे देगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लेना है। क्या कहानी समझ में आ गया। तो यही सब हम लोग को क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। तो ये कहानी था तुम्हारे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और तुम्हारा वांट्स ऑफ फैक्टर के बीच में रिलेशन। अगर लिखना चाहो तो इसको फिर से लिख लो, और नहीं तो अगर पीछे वाला भी सेम ही चीज लिखाए थे, ठीक है, अगर उसको लिख लिया होगा ठीक है, नहीं तो फिर से इसको दोबारा लिख लो। चलो इसको लिख लो। चलो अब हम लोग देखने जा रहे हैं एसोसिएशन के कहानी के लिए। एसोसिएशन वाला भी तुम लोग देख चुका था कि जैसे कोई भी हम लोग एसिटिक एसिड चाहे बेंजोइक एसिड ये सब ले लेते हैं तो उसमें कहानी होता है। जैसे तुम लोग देखा था कि 2 हम लोग एसिटिक एसिड लेते थे, ठीक है। अब 2 एसिटिक एसिड तो हम लोग ले करके हम लोग डालने समय तो पता चलता था कि 2 एसिटिक एसिड हम लोग डालें, लेकिन जैसे सॉल्यूशन में जाता है 3 लोग क्या होता है आपस में जुड़ करके एसोसिएट हो जाता है, एक कंपाउंड बना देता है। तो एक कंपाउंड बनता है मतलब CH3COOH जो हम लोग बना रहा था, ये एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है। यहाँ पे जो 2 ले रहे थे हम लोग दोनों मिल करके एक हम लोग कंपाउंड बनता था। तो हम लोग को पता क्या चलता है कि हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे डाले हुए रहते थे कितना 2, लेकिन वहाँ पे पता चलता था होता कितना था 1 होता था। इस तरह से हम लोग को जुड़ते जाता था। तो यहाँ से भी हम लोग को क्या हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग को चेंजेस होने लगा था, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आई का वैल्यू निकालना है। तो आई का वैल्यू देखो, अब इसके लिए तुम लोग इतना तो समझ में आ रहा है ना कि यहाँ जितना रहता है अब यहाँ पर हम लोग को क्या हो जाता है कम हो जाता है। कितना हो जाता है हम लोग को कम हो जाता है। अब यहाँ पे उसी तरह से क्या करेंगे ना, एक हम लोग जनरल टर्म्स हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे ए से मिल करके बन रहा है तुम्हारा क्या चीज बी बन रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग एन मोल बनाते हैं, क्या चीज लेते हैं हम लोग एन मोल। अरे
कुछ भी लेता होगा यहाँ पे, अभी 2 ऑक्सीजन था, हो सकता है 3 गो ले ले, 4 गो ले ले, कुछ भी लेंगे। तो यहाँ पे जितना हम लोग लेंगे तो लेकिन बनता कितना, एक ही बनता है। कितना बनता है, एक। और यहाँ पे जितना लेते हैं उतना सारा संख्या अभी भी रहता है, लेकिन कितना बन जाता है, एक मॉलिक्यूल में हम लोग जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पे एसिटिक एसिड 2 गो था, ये 2 गो अभी भी एसिटिक एसिड है, लेकिन क्या हो गया, एक दूसरे में जुड़ गया। बाकी यहाँ पे 2 मोल लेते थे तो बनता कितना है, हम लोग 1 मोल बनता है। तो उसी तरह से यहाँ पे n मोल अगर लेते हैं तो उन लोग बनाता कितना है, 1 मोल बनता है। क्लियर यहाँ तक। तो चूंकि अभी हम लोग डिसोसिएशन का कहानी देखें तो वहाँ पे इस तरह का अगर रिलेशन हम लोग निकालते हैं तो इसे हम लोग डेराइव करने में हम लोग को बाद में बड़ी सारा कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसे चलते कोशिश करते हैं, जैसे हम लोग डिसोसिएशन वाला कहानी किए कि यहाँ पे n मोल की जगह हम लोग कितना ले रहे थे, वहाँ पे 1 मोल, तो इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग उसी के जैसा, ताकि हम लोग को थोड़ा सहूलियत हो सके इसका कैलकुलेशन करने में। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे n से हम लोग डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। तो हम लोग को क्या हो जाता है, यहाँ से a बन जाता है, क्यों, n में n डिवाइड करोगे तो खत्म हो जाएगा, इधर भी तो n से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे है 1 है, और यहाँ पे है बन जाएगा कितना, 1/n, और यहाँ पे हो गया कितना, bn। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग जैसे पहले हम लोग कर रहे थे डिसोसिएशन वाला कहानी में, उसी तरह से इसमें भी कहानी चलते रहता है। जैसे कि हम लोग बात कैसे करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे कि एट टाइम t = 0। अरे तो यहाँ पे 1 मोल है तो 1 रहेगा, यहाँ पे ये कुछ बनेगा क्या, नहीं बनेगा स्टार्टिंग में। वही हम लोग बात करते हैं टाइम t = t पे, तो ये हम लोग का कुछ परसेंट यहाँ पे डिसोसिएट होगा, अरे यहाँ पे कुछ परसेंट हम लोग को टूटेगा ना आखिर रिएक्टेंट, तब हम लोग को क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एसोसिएशन की कहानी में जब टूटना उठना हम लोग दिखाते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, बीटा। क्या दिखाते हैं, बीटा। ये भी डिग्री ऑफ एसोसिएशन बता रहा है, और वो अल्फा बताता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब यहाँ पे बीटा टूट रहा है तो यहाँ पे कितना बनेगा, बीटा परसेंट हम लोग को बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक के लिए तो इतना, अब यहाँ पे टोटल मोल है तो उतना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना यहाँ पे 1/n, तो यहाँ पे 1/n से क्या करना पड़ेगा, हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर वही चीज हम लोग करेंगे जो हम लोग फॉर्मूला अभी तक पढ़ते आए हैं, वही चीज हम लोग करेंगे। क्या जानते हैं कि आई निकालने का फॉर्मूला होता है यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर, अभी एसोसिएशन का कहानी है तो यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर एसोसिएशन, और नीचे हम लोग लिखेंगे क्या चीज, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, या फिर नंबर ऑफ मोल्स टेकन, वो चीज लिख सकता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर मतलब एसोसिएशन। अब यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल दो, जो यहाँ पे जनरल टर्म्स तुम निकाला है उसी के माध्यम से क्या करो, इसका वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, सो देखो आई बराबर लिखेगा, ऊपर देखो एसोसिएशन करने के बाद, अभी देखो यहाँ पे 2 एक वैल्यू, यही 2 लेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो ये है हम लोग एसोसिएशन करने के बाद का कहानी की टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है, कितना है 1 माइनस बीटा है, और क्या हम लोग को प्लस 1/n, और यहाँ पर कितना हो गया, बीटा। क्लियर है। कभी कभी तुम्हारे यहाँ पे अल्फा से भी दिखा देता है, लेकिन हम लोग वहाँ पे एसोसिएशन और डिसोसिएशन को अलग अलग तरीका से पढ़ते हैं, है ये भी अल्फे वाला कहानी चल रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग स्पेशल खाली मान लेते हैं कि चलो एसोसिएशन का कहानी बोल रहे हैं तो अल्फा की जगह हम क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। क्लियर है, नहीं कहीं अगर अल्फा दिख जाएगा तो घबराना नहीं। चलो अब नीचे कितना है टोटल नंबर ऑफ मोल्स, हम लोग बिफोर एसोसिएशन, तो टोटल कितना है 1 और 0, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो नीचे भी कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ से आई बराबर निकालो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसमें भी प्लस वाला पहले कर देते हैं और माइनस वाला को क्या करते हैं बाद में। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस 1/n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा, यहाँ से माइनस और क्या हो जाएगा बीटा। अब यहाँ से कॉमन निकालो, तो कॉमन जैसे निकालोगे यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस यहाँ से हो जाएगा 1/n माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा। तो ये हो गया तुम्हारा किसका, डिग्री ऑफ एसोसिएशन और बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर के बीच में रिलेशन। अब तुम लोग को यहाँ से कुछ सवाल है, सवाल ये है कि तुम लोग यहाँ पे ये बताओ कि मान के चलो आई का वैल्यू क्या चीज रहेगा, आई का वैल्यू दोनों कंडीशन के लिए हम बताने जा रहे हैं। एक पूछेंगे एसोसिएशन की कहानी में, एक पूछेंगे किसका, डिसोसिएशन का। अब पहले इसको लिख लो, उसके बाद ही उसको बताते हैं, ताकि दोनों फॉर्मूला के एक साथ लिख देंगे, उसके बाद वहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं। पहले लिख लो इसको। देखो अब तुम लोग के सामने एक प्रश्न रखते हैं, ठीक है। एक तरफ हम लिखते हैं एसोसिएशन और एक तरफ रखते हैं डिसोसिएशन। अभी दोनों के लिए तो आई का वैल्यू निकालने के लिए सीख गया था, अरे सीख गया ना वहाँ पे। एक तरफ हम लोग देखे क्या चीज, एसोसिएशन का कहानी में अभी अभी फॉर्मूला देखा था कि आई बराबर था 1, और यहाँ पे देखा प्लस, उसके बाद यहाँ पे देखा 1/n माइनस 1, और यहाँ पे देखा बीटा, यही देखा तुम। ये था किसका, एसोसिएशन का। डिसोसिएशन में देखा है कि i = 1 प्लस
n-1 और यहाँ पे होता है अल्फा। ये कहानी होता है, ठीक है। अब मान के चलो दोनों के केस में अभी तुम्हें पूछे, एसोसिएशन के लिए बताना है पहले, उसके बाद बताना है डिसोसिएशन के लिए। अब एसोसिएशन के लिए बताओ कि आई का जो वैल्यू होगा, क्या होगा, आई का वैल्यू वो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। आई इज लेस देन 0, ठीक है, 0 नहीं 1 करते हैं। आई इज लेस देन 1, आई इज ग्रेटर देन 1, या फिर आई इज इक्वल्स टू 1, या फिर यहाँ पे नन ऑफ दिस। 4 ऑप्शन है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसी तरह से उसका भी हम यहाँ पे ऑप्शन देते हैं। तुम लोग को बताना है कि आखिर क्या कंडीशन हो सकता है जो यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। इसके लिए भी सेम कंडीशन है, जो आई होगा वो लेस देन 1 हो सकता है, बी जो होगा वो आई इज ग्रेटर देन 1 होगा, सी जो होगा वो आई इज इक्वल्स टू 1 होगा, या फिर डी हो जाएगा वो हम लोग को नन ऑफ दिस होगा। क्या होना चाहिए एसोसिएशन के कहानी में बता दो, क्या होना चाहिए। आई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 से कम होगा, ज़्यादा होगा, या फिर इक्वल होगा। क्या होगा इसके कहानी में, 1 से ज़्यादा। सबका कहना है ये चीज़ कि बी नंबर क्या होगा तुम्हारा इसमें सही होगा। उसके लिए क्या होना चाहिए डिसोसिएशन के लिए, आई का वैल्यू ए नंबर कितना होना चाहिए, ए नंबर। और तुम लोग का क्या कहना है, एक तरफ कहना है कि आई का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, और उसमें कहना है आई क्या होगा 1 से लेस होगा। यही क्या सभी का इसी में समर्थन है। अब थोड़ा सा समझोगे आखिर ऐसा तुम क्यों बोला, इसके पीछे अगर तुमसे पूछा जाए क्वेश्चन कि आखिर इसमें यही क्यों बोला कि 1 से ज़्यादा होगा, तो इसका क्या बोलोगे एक्सप्लेनेशन, क्यों क्यों आखिर कुछ तो सोच के दिया होगा कि 1 से हम लोग को ज़्यादा होगा। सही है तब बताइए, मतलब अपने से दे देता है क्या मनमाजी यहाँ पे, सही होगा तो फिर बताएं कैसे हुआ। मान के चलो सही है तो बताओ क्या सोच के बताया, सही है तो ठीक है सोचो। तो क्या सोचा था वही तो पूछ रहे हैं। आखिर कुछ तो सोच के बताया होगा ना, जैसे फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, 4 को ऑप्शन दे दिए, कंडीशन बोले कि आई का वैल्यू तुम्हारा एसोसिएशन की कहानी में क्या होगा, डिसोसिएशन की कहानी में क्या होगा, 1 से कम होगा, 1 से ज़्यादा होगा, या फिर 1 के इक्वल होगा, या फिर कुछ नहीं होगा। बताओ क्या होना चाहिए था। तो तुम बोला कि यहाँ पे आई इज ग्रेटर देन 1, तो आखिर क्यों, ऐसा क्या तुम देखा जिसकी वजह से तुम बताया कि इसमें आई का वैल्यू क्या होगा 1 से ज़्यादा होगा, और उसमें क्या देखा जिसकी वजह से बोला 1 से कम होगा, कुछ तो देखा होगा ना। एसोसिएशन से जोड़ना होता है, इसमें मॉलिक्यूल मतलब कुछ पार्टिकल जुड़ा होगा, इसलिए 1 से बड़ा होगा आई का वैल्यू। इतना तो जरूर समझ में आना चाहिए कि जो भी यहाँ पे दिए हैं कहीं न कहीं ये फॉर्मूला बेसिस ही क्वेश्चन है, इतना तो समझ में आना चाहिए। तो यहाँ फॉर्मूला को थोड़ा सा रियलाइज करो, यहाँ पे थोड़ा सा थिंकिंग करो, इससे तुम क्या मतलब निकालना चाहते हो। देख रहा है कि बाउंड्री लेंथ तो तुम्हारा 1 है, कितना लेकर चले हैं 1, ऐसा इसलिए बोले हैं क्योंकि इस फॉर्मूला में भी देखो तो 1 में ही कुछ जोड़ रहे हैं, कितना देखा था, यहाँ पर भी देख रहे हैं हम लोग क्या चीज़ कि 1 में हम लोग जोड़ रहे हैं। कहने समझ में आ रहा है। अगर अंदाजी तुम लोग बोलोगे तो इसमें भी बोला अरे 1 में तो कुछ जोड़ रहे हैं, इसका मतलब 1 से ज़्यादा होगा। यहाँ पर भी देखो 1 में कुछ जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ भी क्या होगा हम लोग को 1 से ज़्यादा होगा। ऐसा सोच सकता था थोड़ा सा, मतलब एक तो तुम्हारा ऑप्शन ये मिल सकता था कि आई इज ग्रेटर देन 1 होगा, अरे कम से कम इतना तो बोल ही सकता था। लेकिन ऐसा हम लोग को दोनों कंडीशन पे फॉलो नहीं होता। ऐसा इसलिए देखो सबसे पहले डिसोसिएशन की कहानी में देखो, क्या देखो यहाँ पे डिसोसिएशन की कहानी में क्या होता है। डिसोसिएशन की कहानी में हम लोग देखते थे जैसे ए से यहाँ पे बनता था हम लोग को बी, क्या बनता था ए से बी। यहाँ पर तुम लोग तो इतना पता था कि 1 मोल लेते थे तो यहाँ पे कितना बनता था n मोल बनता था। क्लियर है यहाँ तक। इसका मतलब यहाँ पर जो n का जो वैल्यू होगा क्या होगा, यहाँ पे n का वैल्यू क्या 1 के इक्वल पॉसिबल है क्या, नहीं, 1 से हमेशा क्या मिलेगा तुमको ज़्यादा। अरे समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे n का वैल्यू क्या 1 कभी पॉसिबल था नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 लेते थे डिसोसिएट होने के बाद कभी 2 बनता था कभी 3 बनता, मतलब इतना तो समझ में आ गया कि n का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो क्या रहेगा 1 से ज़्यादा। अगर 1 से ज़्यादा आ गया मतलब यहाँ के वैल्यू कैसा मिलेगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव मिलेगा। और ये तो हम लोग को परसेंटेज रहेगा, परसेंटेज कुछ भी रहेगा तो वो पॉजिटिव में रहेगा, तो वो मल्टीप्लाई होगा। मतलब इतना तो समझ में आ गया कि इतना का वैल्यू हम लोग को हमेशा क्या मिलेगा पॉजिटिव में। अरे पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ जुड़ रहा है मतलब 1 से हम लोग को क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा। मतलब डिसोसिएशन के कंडीशन पे समझ में आ गया कि आई हमेशा क्या रहेगा 1 से ज़्यादा रहेगा। क्या समझ में आया, फील हो पाया। तो इसका जो ऑप्शन होता क्या होता, ऑप्शन नंबर बी होता। कहानी समझ में आया। तो एक इसका ये था। अब इसके बारे में थोड़ा सा खुद से दिमाग लगाओ तो इसमें क्या होना चाहिए। एक तो तरीका तुम लोग को पता चल गया ना, सोचने की क्षमता थोड़ा बढ़ा दिया कि देखो इस तरह से सोचना था। इसमें बताओ तो अभी भी क्या होना चाहिए। 4 गो ऑप्शन है, 4 गो में से मतलब 3 एक बोलो, एक तो ऐसे खाली बोल दिया नन ऑफ दिस। इसमें क्या होगा ए होगा।
ऐसा क्यों बोला कि 1 से हम लोग को कम ही होगा? क्योंकि ए बराबर बी होता है, ए 1 मिलेगा तो बी मतलब 1 से ज़्यादा रहेगा यहाँ भी। जितना मूल्य देखो चाहिए उसका आधा ऐसे ही समझो, यहाँ पे हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि ए से लेकर के हम लोग को क्या बन रहा था, बी बन रहा था। अरे यही ना था। यहाँ पर भी देखो एन हम लोग कहाँ लेकर के चल रहे थे, यहाँ वाला लेकर चल रहे थे। कहाँ लेकर चल रहे थे, यहाँ वाला। और यहाँ तो 1 ही बन रहा था। एन से हम लोग को क्या बना था, 1। मतलब यहाँ इतना तो समझ में आ गया कि एन का जो भी वैल्यू रहेगा 1 से हम लोग को बड़ा रहता था। बता रहता था ना कि यहाँ पे 2 एसिटिक एसिड लेते थे तो यहाँ पे 1 में बनता था। अरे ऐसा देखा था। मतलब एन का वैल्यू हमेशा 1 से हम लोग को क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। इस केस में भी कहानी समझ में आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर भी एन का वैल्यू क्या है, 1 से ज़्यादा। अगर यदि 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब इतना का वैल्यू जो आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जैसे मान के चलो 2a है n के बराबर, तो यहाँ पे बोलेंगे 1/2 और इसका वैल्यू कितना होता है 0.5। अगर 0.5 आया और इसको 1 के साथ यहाँ पे माइनस कर रहा है, मतलब यहाँ का जो वैल्यू आएगा किस में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में अगर यहाँ पे नेगेटिव में ये तो परसेंटेज है कि कितना परसेंटेज टूटा है, तो वो मल्टीप्लाई होगा तब भी तुम्हारा किस में वैल्यू आएगा, नेगेटिव में। अगर नेगेटिव में इधर से वैल्यू आया और यहाँ पे पॉजिटिव में तुम्हारा 1 है, तो 1 में क्या होगा, कुछ घटेगा। मतलब हमेशा 1 से यहाँ पे क्या मिलेगा तुमको, कम देखने को मिलेगा। तो इसी चलते इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग को, ए हो जाएगा। क्या कहानी समझ में आया? तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एंट्रेंस एग्जाम में, समझ में आ गया। बाय चांस तुम्हारा जैक बोर्ड में भी पूछ दे अलग बात है, लेकिन क्या पूछने लायक क्वेश्चन नहीं है क्या, बिल्कुल पूछ सकता है कि डिसोसिएशन का केस में हम लोग को क्या होगा, उसका आई का वैल्यू 1 से कम होगा, ज़्यादा होगा, कुछ भी पूछ सकता है। वैसे भी जान रहा है कि अभी ऑब्जेक्टिव का कहानी चल रहा है जैक बोर्ड में भी। अरे चल रहा है ना कहानी, तो क्या गारंटी उसका मन किया वैसा टीचर अगर मिल गया वहाँ पे कि अपना लेवल का क्वेश्चन सेट कर दिया था, ऐसा क्वेश्चन सेट करेगा तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। तो अब समझ में आ गया कैसे वहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है। तो ये कहानी था। चलो इतना इसको लिख लो क्योंकि बाद में समझ में आएगा। अगर कुछ हिंदी में लिखना है जो सभी समझा है तो उसको भी थोड़ा सा हिंदी में लिख लेना ताकि आगे चल के फिर कन्फ्यूजन ना हो। देखो तो हम लोग अभी तक पढ़ लिख चुके थे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो उसका क्या हो गया, फॉर्मूला भी तो चेंजेस हो गया। तो जैसे हम लोग पढ़ते थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो जिससे हम लोग जानते थे पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल्स टू, पहले लिखते थे एक्स बी, लेकिन क्या अब के बाद हम लोग को एक्स बी सिर्फ लिखना है क्या, नहीं। अब जब जब हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का सॉल्यूशन करोगे क्वेश्चंस का, हमेशा तुम्हें आई यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। मतलब पहले नॉर्मली जैसे हम लोग कर देते थे, लेकिन वैसा अब करना नहीं। कब हम लोग को आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, आई का वैल्यू 1 कब पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा क्वेश्चंस में क्या बोल दे, जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बोल दे, मतलब सॉल्यूट का कोई नाम वहाँ पे मेंशन ना करे। अरे जैसे मान के चलो कोई सॉल्यूट तुम्हारे बोल दिया NaOH बोल दिया, NaCl बोल दिया, तो वहाँ से तुम्हें पता चल कि उन लोग डिसोसिएट करता है। लेकिन अगर यदि तुम्हारा सिर्फ बोल दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, क्या बोल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, क्या यहाँ पे किसी तरह का कोई पता चल रहा है क्या कि क्या यहाँ पे कहानी चल रहा है, अरे कुछ पता चल रहा है नहीं। तो इस कंडीशन पे तुम आई का बराबर कितना लोगे, 1 लोगे। लेकिन अगर तुम्हारा मेंशन कर दिया क्वेश्चन में कि सॉल्यूट क्या है, तो उस कंडीशन से तुम्हें वहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा क्या वो एसोसिएट कर रहा है कि डिसोसिएट कर रहा है, इस सब कहानी वहाँ पे करना पड़ेगा। क्लियर है? आता है। तो अब के बाद तुम लोग हमेशा याद रखना कि जब जब तुम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करोगे, पीछे वाला कभी भी यूज करोगे क्या, नहीं, क्योंकि 1 होना रहेगा तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर 1 के अलावा कुछ होगा, 1 से कम 1 से ज़्यादा, तो उस कंडीशन पे तुम्हारा तो गलत हो जाएगा। इसी चलते हमेशा जो आज के बाद जितना भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आएगा उसमें सॉल्यूशन क्या करना है, यही फॉर्मूला को यूज करके। सभी में तुम्हें क्या लग जाएगा, आई लग जाएगा। आई कैसे निकाला जाता है सब कुछ समझ में आ गया है। अब एक दो को क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे वहां से सारा आइडिया हम लोग को हो जाएगा। चलो इतना लिख लो। देखो अब हम लोग देखने जा रहे हैं हेनरीज लॉ। ठीक है, हेनरीज लॉ क्या होता है, जैसे कि अभी तक स्टार्टिंग में ही जब तुम लोग को बताया गया था तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का देखा था 9 टाइप था, कितना था हम लोग को, 9 तरह से हम लोग का सॉल्यूशन था, जिसमें से हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3 तरह का सॉल्यूशन को अभी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे। जिसमें से एक चीज़ देखिए कि जो सॉल्वेंट होगा वो सॉल्वेंट हम लोग देख रहे थे सिर्फ और सिर्फ कैसा रहेगा, हम लोग को लिक्विड रहेगा। कैसा रहता था, लिक्विड। बाकी जो सॉल्यूट होता था वो सॉल्यूट हम लोग को 3 चीज़ हो सकता था, या तो फिर वो सॉलिड हो सकता है, या फिर लिक्विड, या फिर गैस हो सकता था। जिसमें से अभी तक हम लोग सॉलिड देख चुके हैं, लिक्विड भी देख चुके हैं, लेकिन गैस का कहीं भी जिक्र हुआ नहीं था। तो अभी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो गैस का ही बात करेंगे। मतलब सॉलिड क्या रहेगा, गैस रहेगा, सॉल्वेंट क्या रहेगा तुम्हारा, लिक्विड रहेगा। कहने का मतलब लिक्विड में हम लोग क्या मिलाएंगे, हम लोग गैस को मिलाएंगे। तो गैस को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिसॉल्व करेंगे, उसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्युबिलिटी यहाँ पे करेंगे, वो कितना हम लोग को सॉल्यूबल हो पाएगा कोई भी लिक्विड में।
जैसे कि मान के चलो कोको कोला ये सब जब देखता होगा, स्प्राइट वगैरह देखता होगा, चाहे कुछ भी देखता है, तो उसमें देखता है तुम्हारा गैस पहले से उसमें क्या रहता है, उसमें हम लोग को देखते हैं डिज़ोल्व किया हुआ रहता है। अब वो डिज़ोल्व हम लोग को ईजिली नहीं होता, कोई भी गैस को देखो तो वो जल्दी हम लोग ईजिली वहाँ पे डिज़ोल्व नहीं होता, तो उसके लिए हम लोग को क्या होता है, प्रेशर लगाना पड़ता है। जितना ज़्यादा हम लोग प्रेशर लगाओगे उतना ज़्यादा वहाँ पे क्या होता है, हम लोग को सॉल्यूबल हो पाता है। तो ये सब कहानी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ यहाँ पे आता नहीं, बस एक थोड़ा सा फॉर्मूला बता देंगे, वहाँ से हम लोग को थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी वहाँ से पूछने का रहेगा तो एक दो को न्यूमेरिकल पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछता है। बाकी यहाँ पे देखो हेनरीज लॉ आखिर होता क्या है। द मास ऑफ अ गैस डिजॉल्व इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विथ सॉल्यूशन। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर मान के चलो तुम डिजॉल्व करना चाहता है गैस को, क्या करना चाहता है, गैस को डिजॉल्व करना चाहता है कोई भी लिक्विड में, तो वहाँ पे ये तो पता करोगे ना कि कितना वहाँ पे हम लोग डिजॉल्व कर सकते हैं या फिर कितना वहाँ पे डिजॉल्व किया जा सकता है। तो वहाँ पे पता चला कि जो गैस वहाँ पे डिजॉल्व करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, प्रेशर का। किसका होता है, प्रेशर का। कहने का मतलब जितना ज़्यादा तुम वहाँ पे प्रेशर लगाओगे उतना ज़्यादा तुम्हारा अमाउंट में क्या होगा, गैस वहाँ पे डिजॉल्व होगा। तो ये जो बताता है वो कौन बताता है, हेनरीज बताता है। कौन बताता है, हेनरी। कहानी समझ में आना। यहाँ पे क्या समझ में आया कि हेनरीज क्या बोला था, तो यहाँ पे हम लोग को पता चला कि अगर कोई भी गैस को हम लोग डिजॉल्व करना चाहते हैं कोई भी लिक्विड्स में, तो वहाँ पर वो उतना ही सोल्यूबल होगा जितना ज़्यादा हम लोग को क्या लगाएंगे, वहाँ पे प्रेशर लगाएंगे। कहने का मतलब जो यहाँ पे एम क्या बता रहा है, मास बता रहा है। क्या बता रहा है, मास, अमाउंट बता रहा है। तो ये अमाउंट बता रहे हैं कि कितना वहाँ पे तुम डिजॉल्व कर रहे हो, तो ये उतना ही डिजॉल्व होगा जितना ज़्यादा तुम क्या करोगे, प्रेशर लगाओगे। मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो ज़्यादा ये भी घुलेगा, प्रेशर अगर घटाएंगे तो ये भी हम लोग को क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी को जैसे हम लोग हटाते थे एक कांस्टेंट आता है जिसको क्या बोल रहे हैं, के बोल रहे हैं। अब इसको हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन क्या है, तो एम को क्या बोलते हैं, मास ऑफ द गैस डिजॉल्व इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। कि यूनिट वॉल्यूम सॉल्वेंट में तुम्हारा कितना मास वहाँ पे डिजॉल्व किया जा रहा है कोई गैस का। क्लियर है। मतलब एम क्या बताता है, मास को बताता है। पी क्या बताता है, तो इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ द गैस, वहाँ पे क्या बताता है हम लोग को, प्रेशर ऑफ गैस को बताता है। फिर के हम लोग को क्या बताता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये क्या है हम लोग को, एक कांस्टेंट है। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखो, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। जो यहाँ पर हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, कहने का मतलब जो वहाँ पे घुलता है तुम्हारा गैस, जो लिक्विड में घुलता है, उसको हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो उसको हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है किसके अनुसार, मोल फ्रैक्शन का, कि उसका सॉल्युबिलिटी कितना होगा, तो उसको एक्सप्रेस करेंगे मोल फ्रैक्शन के जैसा। जैसे यहाँ पे सॉल्युबिलिटी सब जो हम लोग दिखा रहा था वो किसके जैसा दिखा रहा था, प्रेशर में, कि प्रेशर जितना ज़्यादा हम लोग बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा वो क्या होगा, हम लोग को सॉल्यूबल होगा, उतना ज़्यादा हम लोग को डिजॉल्व होगा। लेकिन बाद में हम लोग उसको पता चला क्या करेंगे हम लोग, वहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी होगा, सॉल्युबिलिटी को हम लोग किस तरह से हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, मोल फ्रैक्शन के जैसा। ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रेशर के टर्म्स में कर रहा था, तो प्रेशर को मेजरमेंट ये सब कैसे करेंगे, समझ में आ रहा है। तो इसी चलते इसको और भी टर्म्स, दूसरे टर्म्स में लिखा गया, वो किस रूप में, मोल फ्रैक्शन के जैसा। तो इस प्रकार यहाँ पे देखो, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस over its saturated solution at a certain temperature is directly proportional to its mole fraction in the solution. This is the another form of Henry's law. It can be expressed mathematically as follow. आगे हम लोग चलेंगे, यहाँ से हम लोग को पता चलेगा जितना पार्शियल प्रेशर हम लोग को रहेगा किसका, गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, मोल फ्रैक्शन का। किसका होता है वहाँ पे, मोल फ्रैक्शन का। कहने का मतलब यहाँ पे समझो, पहले इतना तो समझ में आ गया कि हम लोग देख रहे हैं सॉल्युबिलिटी, किसका हम लोग देख रहे हैं, सॉल्युबिलिटी का। अब सॉल्युबिलिटी कहने का मतलब वो कितना वहाँ पे हम लोग डिजॉल्व हो रहा है। हम लोग को यहाँ से ये पता चला कि वो उतना ही सॉल्युबल होगा जितना वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे। क्या करेंगे हम लोग, प्रेशर लगाएंगे। इतना तो समझ में आ गया कि जो सॉल्युबिलिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर होगा, मतलब प्रेशर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी हम लोग को क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है। बाकी हम लोग को देखो, ये सॉल्युबिलिटी को हम लोग को तो निकालना था, इसको एक्सप्रेस कर रहा था किस टर्म में, तुम प्रेशर के टर्म में। लेकिन इससे हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, इसको हम लोग कैलकुलेट किस माध्यम से करते हैं, मोल फ्रैक्शन के लिए। इससे हम लोग निकालते हैं मोल फ्रैक्शन से। तो वहाँ पे हम लोग को पता चला कि अगर मान के चलो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी तुम पता करोगे, सबसे पहले तुमको प्रेशर पता करना पड़ेगा कि वहाँ पे कितना ज़्यादा तुम प्रेशर लगा रहे हो। तो इसी चलते प्रेशर का भी एक रिलेशन बता दिया गया है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, जो भी हम लोग को गैस का जो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, मोल फ्रैक्शन का। किसका होगा, मोल फ्रैक्शन इन दी सॉल्यूशन। ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन मतलब जितना ज़्यादा तुम्हारा मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा उतना ज़्यादा तुम्हारा क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। क्या होगा,
प्रेशर बढ़ेगा। अगर तुम्हारा मोल फ्रैक्शन बढ़ता है तुम्हारा प्रेशर भी बढ़ेगा, अगर प्रेशर बढ़ता है तो तुम्हारा कौन बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे कितना सॉल्यूबल हो पाएगा उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किसके माध्यम से, मोल फ्रैक्शन से, और वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे वैल्यू को निकाल पाते हैं। कहानी को फिर से समझो। हेनरीज ने तो स्टार्टिंग में बताया क्या चीज कि हम लोग कोई भी गैस को अगर सॉल्यूबल करना है लिक्विड में तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा तुम प्रेशर लगाओगे उतना ज़्यादा वो क्या होगा, सॉल्यूबल हो पाएगा। मतलब कि उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। फिर पता चला बाद में उसको जो एक्सप्रेस कर रहा था वो किसके माध्यम से कर रहा था, मोल फ्रैक्शन से। तो वहाँ से पता चला कि अगर कोई भी लिक्विड मतलब कोई भी गैस को अगर तुम सॉल्यूबल करना चाहता है तो उसमें जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, मोल फ्रैक्शन का। कहने का मतलब अगर मोल फ्रैक्शन को अगर तुम बढ़ाओगे तो तुम्हारा प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर प्रेशर को तुम बढ़ा रहे हो इसका मतलब कौन बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग को फैक्टर्स का पता चला। क्या कहानी समझ में आ गया? बाकी यहाँ पे मैथमेटिकली फॉर्म से चलेगा। तो अभी तो हम लोग समझ गए कि जो प्रेशर होता है पार्शियल प्रेशर किसी गैस का तो वो क्या होता है हम लोग को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन से। तो वहां से हम लोग को यहाँ पे क्या करेगा, छोटा सा फॉर्मूला निकलेगा, प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा, वहां से हम लोग को आएगा एक कांस्टेंट। तो फिलहाल इसको पहले लिख लो, उसके बाद फिर हम लोग मैथमेटिकली इसका बात करेंगे। ठीक है, चलो इसको लिख लो। अब देखो जैसे कि हम लोग जान गए कि प्रेशर क्या हो रहा था, हम लोग को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था मोल फ्रैक्शन का। तो यहाँ पर देखो जो भी गैस रहेगा उसी का मोल फ्रैक्शन का वो क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। जैसे यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो हमारे बीच में क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ से देखो P का P रह गया, X का X रह गया, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह में क्या आ गया हम लोग को, KH आ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि P क्या बताता है, तुम्हारा प्रेशर को बताता है, X क्या बताता है, मोल फ्रैक्शन को बताता है, KH क्या बताता है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट बोलता है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो फीचर्स ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट कि जो KH है उसका क्या क्या यहाँ पे फीचर्स देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले ये बताओ, इसका यूनिट अगर निकालने जाएंगे किसका, KH का अगर यूनिट निकालने जाएगा हेनरीज कांस्टेंट का तो क्या होगा, सबसे पहले क्या करता है, यहाँ पे जैसे तुम जाओगे मतलब लिखोगे KH बराबर P और बट्टा में क्या लिखोगे, X। अरे यही ना लिखोगे। तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होता है, ये तो मोल फ्रैक्शन बता रहा है, ये क्या बता रहा है, प्रेशर। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटीएम, बार, mmHg, पास्कल, ये सब होता है। अब यहाँ पर तुम्हारा क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का क्या होता है यूनिट, मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता क्योंकि ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स ही रहता है किसी का भी और नीचे भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ऊपर भी मोल का यूनिट मोल हो जाता है, नीचे भी मोल का यूनिट मोल, और दोनों क्या होता है आपस में कट जाता है, इसी चलते वो यूनिट लेस होता है। तो इसका किसी तरह का कोई यूनिट होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर ओवरऑल इसका यूनिट क्या हो गया, सिर्फ एटीएम। तो इसी चलते यहाँ पे लिखा है यूनिट ऑफ जो KH है वो क्या होता है, एटीएम होता है, और क्या होता है, बार भी होता है, और क्या होता है, पास्कल भी होता है। ठीक है, इसको mm में भी दर्शाया जा सकता है। अब यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ KH डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस एंड सॉल्वेंट। वहाँ पे उसके नेचर से चलेगा कि आखिर वो किस तरह का हम लोग को देख रहा है, उसके ऊपर हम लोग को क्या चलता है, KH। मतलब KH का वैल्यू क्या होता है, हर लिक्विड के लिए, हर वहाँ पे गैस के लिए क्या रहेगा, अलग अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट में, द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो KH का वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कहानी को सुनते जाना, अभी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, हेनरीज कांस्टेंट का बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उसके बारे में क्या समझे, उसका यूनिट क्या होता है समझ में आ गया। फिर यहाँ पर देखिए जो KH का जो वैल्यू होता है वो गैस और तुम्हारा सॉल्वेंट के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है कि उसका नेचर किस तरह का है। फिर थर्ड पॉइंट में देखिए कि जो वैल्यू होता है KH का वो किस पे हम लोग को डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते हैं तो वो भी क्या होता है, हम लोग को बढ़ता है। कहने का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो KH है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, टेम्परेचर का। अरे यही होगा कि नहीं होगा। आगे देखो फोर्थ पॉइंट में, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH ऑफ अ गैस लोअर विल बी इट्स सॉल्युबिलिटी। अगर यदि तुम्हारा KH का वैल्यू ज़्यादा देखने को मिला तो उसमें सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। कहने का मतलब अगर कोई भी गैस में वहाँ पे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। तो बढ़ाने के बाद तुम्हारा क्या होता है, यहाँ पर देख रहे हैं हेनरीज कांस्टेंट क्या हो रहा है, तुम्हारा बढ़ जा रहा है। क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हेनरीज कांस्टेंट बढ़ता है। और हम लोग जानते हैं कि जो टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन होता है सॉल्युबिलिटी का, किसका होता है, सॉल्युबिलिटी का, वो जो होता है वो हम लोग को इन्वर्सली होता है। किस कैसा होता है, हम लोग को इन्वर्सली। कहने का मतलब अगर यदि हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घट जाएगा।
प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारा क्या चीज, सॉल्युबिलिटी, कि जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना ज्यादा तुम्हारा सॉल्युबल होगा। लेकिन वही अगर हम लोग टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाएंगे तो वहां पे सॉल्युबल घुलेगा ज्यादा नहीं। तो एक तो ये चीज था, दोनों का रिलेशन समझना। एक वो है टेम्परेचर किसके साथ, KH के साथ, और टेम्परेचर किसके साथ है, सॉल्युबिलिटी के साथ। सॉल्युबिलिटी के साथ है इनवर्सली, कि जितना ज्यादा तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना कम तुम्हारा क्या होगा, सॉल्युबल होगा। लेकिन वही KH का वैल्यू में जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा क्या होगा, KH का वैल्यू भी बढ़ेगा। अच्छा तुमको पूछेंगे कि KH और सॉल्युबिलिटी के बीच में कैसा रिलेशन होगा, तब क्या बोलोगे, क्या बोलना चाहिए, डायरेक्टली होगा कि इनवर्सली होगा? अगर अभी हम बोले कि टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो KH भी बढ़ता है, फिर यहाँ पे देखा अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, घटता है। मतलब टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब पूछ रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी और हेनरीज कांस्टेंट के बीच में कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्टली या फिर इनवर्सली? थोड़ा होशो हवास रहते हुए थोड़ा जवाब दिया करो ना। ऐसे तुम देख रहा है कि टेम्परेचर और हेनरीज कांस्टेंट है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब इसका भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होगा, हेनरीज कांस्टेंट। तो हेनरीज कांस्टेंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, अरे यही ना आएगा। जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तब तुम्हारा हेनरीज कांस्टेंट भी बढ़ता है। इसका मतलब टेम्परेचर और ये कैसा है हम लोग को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब टेम्परेचर की जगह हम किसको रख सकते हैं, KH का वैल्यू। अगर KH का वैल्यू बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा। तो उसके साथ भी कैसा हम लोग को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो थोड़ा कम से कम देख के भी तो रिलेशन बोला करो। तो यहाँ पर जैसे हम लोग जान रहे हैं कि KH का हम लोग को क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो तुम्हारा KH का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। फिर सॉल्युबिलिटी के साथ हम लोग देखते हैं, सॉल्युबिलिटी और KH के बीच में तो वो कैसा रहता है, हम लोग को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये कैसा होता है, क्यों होता है, तो चूंकि हम लोग अभी अभी देख करके आए कि जो यहाँ पे क्या हो रहा है, KH का वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, टेम्परेचर का। तो हम लोग यहाँ पे चूंकि जानते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी होता है गैस का वो कैसा हम लोग को रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि KH भी कैसा रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये कहानी है। अच्छा तुम लोग को यहाँ पे एक चीज पॉइंट मिस कर दिए हैं, क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन तो दिए नहीं पहले, उसका कुछ कुछ फीचर्स ये सब कहाँ लिखा है, नहीं लिखा है। तो उसका थोड़ा सा हम लोग को लिखाना जरूरी था, जो ये रिलेशन है सॉल्युबिलिटी है सो टेम्परेचर का किस तरह का रिलेशन बनाता है, फिर वहाँ से नेचर वगैरह ये सब का। तो चलो फिलहाल इसको लिख लो, इतना ही था तुम्हारा क्या चीज, हेनरीज का कहानी, समझ में आ गया। यहाँ से दो चीज क्वेश्चन पूछेगा, उसको याद रखना हमेशा। एक तो टेम्परेचर के बीच में, देखो फिर से ध्यान से समझना, अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, देखो ऐसे याद रखना, हालांकि अभी पॉइंट भी लिखा देंगे तो वहाँ से और अच्छा तरीके से क्लियर हो जाएगा। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, किसका होता है, सॉल्युबिलिटी का, और सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कैसा होता है हम लोग को, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा, क्लियर है। फिर अभी एगो रिलेशन पढ़े KH का और किसके बीच में, टेम्परेचर का। तो इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखने को मिला कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो KH का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर टेम्परेचर और KH के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी और तुम्हारा KH के बीच में कैसा रिलेशन होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखने को मिलेगा। तो यहाँ से एक चीज देखें हम लोग कि सॉल्युबिलिटी होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, KH का, समझ में आ गया। तो ये 3 को फॉर्मूला था, समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे समझ में आया कि KH का जो वैल्यू होगा वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड और गैस के ऊपर, मतलब हर लिक्विड हर गैस के लिए क्या होगा, अलग अलग देखने को मिलेगा। क्या कहानी समझ में आ गया। तो इतना ही तुम्हारा क्या था यहाँ पे मेजर पॉइंट था, इसको तुम लोग लिख लो। उसके बाद थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं, लिख लो इसको पहले। देखो, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब देखो जो सॉल्युबिलिटी होता है गैस का लिक्विड में वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट में क्या होता है, नेचर ऑफ द गैस, कि वो किस तरह का तुम्हारा नेचर का गैस है, वैसा ही तुम्हारा क्या होता है, सॉल्युबल होता है। जैसे द गैसेस सच एज O2, N2, H2, फिर He है, इसी तरह का जो रहता है गैसेस, उन लोग क्या रहता है, स्लाइटली सॉल्युबल रहता है। वो क्या रहता है हम लोग को, स्लाइटली सोल्यूबल होता है वाटर में। कहने का मतलब पूरा बस हल्का सा उन लोग क्या रहता है, सोल्यूबल रहता है। वेयर एज द गैसेस लाइक NH3, HCl, etc आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर। अमोनिया हो गया, फिर HCl हो गया, ये सब जो गैसेस होते हैं इन लोग क्या रहता है तुम्हारा वाटर में ज़्यादा हाईली सोल्यूबल होता है। कहने का मतलब वो लोग अच्छा तरीके से घुला हुआ रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द सोल्यूबिलिटी ऑफ अमोनिया इन वाटर इज ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन NH3 एंड वाटर मॉलिक्यूल। उन लोग के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, इसी वजह से अच्छा तरीका से वहाँ पे घुल पाता है। जैसे कि तुम लोग तो जानता है कि वाटर को इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फिर यहाँ से हाइड्रोजन हो गया, बीच में हम रख देते हैं अमोनिया, ठीक है।
इधर तुम्हारा हाइड्रोजन हो जाएगा, इधर भी तुम्हारा हाइड्रोजन, इधर हो गया तुम्हारा हाइड्रोजन। क्लियर है। अभी देखो इधर भी तुम्हारा वाटर ले लेते हैं, क्योंकि वाटर में उसको क्या कर रहे हो तुम, डिजोल्व कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इस तरह से। अभी देखता है कि इसके ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव, इधर क्या हो जाता है पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव, इसके पास क्या होता है पार्शियल नेगेटिव। उसी तरह से इसके पास पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, इसके पास देखोगे तो पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बस 3 ही आइटम बनाता है, कौन कौन बनाता है, फोन, हाइड्रोजन मतलब कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अभी देखो इस हाइड्रोजन के अगल बगल इधर भी तुम्हारा नाइट्रोजन, इधर क्या है तुम्हारा ऑक्सीजन, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह से इसके साथ भी देख लो, यहाँ पर भी, मतलब अमोनिया के पास जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो क्या रहते हैं, पानी से जुड़े हुए रहते हैं। इसी वजह से उन लोग क्या रहता है, अच्छा तरीका से सोल्यूबल हो पाता है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखो सॉल्युबिलिटी का यहाँ पे और दूसरा जो फैक्टर्स होता है वो क्या रहता है हम लोग को, टेम्परेचर का, कि अगर यदि हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा। फिर प्रेशर से क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कि जितना ज़्यादा तुम प्रेशर डालोगे उतना ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, सॉल्युबल हो पाएगा। क्लियर है यहाँ तक। इतना करने के बाद एक चीज़ और हमेशा याद रखना कि किसी चीज़ का अगर सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो हमेशा याद रखना कि जो नॉन पोलर होता है, क्या रहता है, नॉन पोलर, तो वो हमेशा नॉन पोलर के साथ ही वो क्या रहता है, डिसॉल्व होना चाहता है। और अगर यदि वहाँ पे मान के चलो तुम्हारा कैसा है, पोलर, कैसा है, पोलर, तो वो पोलर हमेशा किसके साथ जुड़ना चाहता है, पोलर के साथ ही वो क्या होता है, जुड़ करके वहाँ पे हम लोग को डिसॉल्व हो पाता है। तो ये है तुम्हारा क्या चीज़, सॉल्युबिलिटी का कहानी, कि अगर किसी के साथ अगर तुम सॉल्युबल करना चाहते हो तो नॉन पोलर हमेशा किसके साथ जुड़ना चाहता है, नॉन पोलर के साथ वहाँ पे घुलना चाहता है, और पोलर मॉलिक्यूल क्या करेगा, पोलर मॉलिक्यूल के साथ ही वहाँ पे डिसॉल्व करेगा। चलो इतना लिख लो, उसके बाद हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसको थोड़ा सा समझना और इसको बनाना, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 × 10⁸ पास्कल एट 298 केल्विन। अगर मान के चले यहाँ पे हम लोग गिवन डाटा को लिखना स्टार्ट करें कि क्या क्या हम लोग को दिया है, तो सबसे पहले पता चल गया कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट हम लोग CO2 के लिए कितना दिया है, इतना दिया है। मतलब हम लोग हेनरीज लॉ कांस्टेंट किसको बोलते थे, KH का वैल्यू, तो KH का वैल्यू हम लोग को दिया है 1.67 × 10⁸ पास्कल हम लोग को दिया है, ठीक है। अब हम लोग को और क्या दिया है, तो आगे बोला है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, क्या बोल दिया, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, कि CO2 का क्या मात्रा वहाँ पे होगा, क्या करने पे, इन मतलब क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन। जब उसको डिसॉल्व किया जा रहा है किसको, CO2 को, कितना में, 500 ml किस में, पानी में, ठीक है। इसका मतलब हम लोग समझ गए कि जो वॉल्यूम होगा तुम्हारा किसका, वाटर का, किसका होगा, वाटर का, वो वाटर का भी कितना बोल दिया वॉल्यूम, 500 ml बोल दिया। तो 500 ml वाटर में CO2 को डिसॉल्व करने में जो प्रेशर लग रहा है वो कितना लग रहा है हम लोग को, 2.5 atm। मतलब प्रेशर जो है गैस का, क्या है, प्रेशर जो है गैस का वो क्या हम लोग को कितना है, 2.5 atm हम लोग को दिया गया है। तो अगर इतना atm प्रेशर हम लोग को लग रहा है CO2 को उसमें डिसॉल्व करने में, तो उसका कुछ ना कुछ तो मात्रा वहाँ पे डिसॉल्व हुआ होगा, तो उसका कितना वहाँ पे क्वांटिटी CO2 का होगा वही हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कहने का मतलब जो वेट होगा किसका, CO2 का, किसका होगा, CO2 का, या फिर डायरेक्टली गैस लिखो, तो वो कितना होगा उसी को हम लोग को क्या करना है, निकालना है। क्या कहानी समझ में आ रहा है। तो शॉर्ट में हम लोग ये बोल सकते हैं कि गैस को जब हम लोग मिला रहे हैं किसमें, वाटर में, तो जो वाटर होगा, वाटर ना लिख करके क्या यहाँ पे ए का यूज हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि वही तो सॉल्वेंट हो गया। फिर यहाँ पे जो गैस लिख रहे हैं, गैस के जगह में क्या हम लोग ए लेकर के चल सकते हैं, मतलब बी, मतलब ये हम लोग को सॉल्यूट है, अरे ले सकते हैं ना। उसी तरह से CO2 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। कहानी समझ में आ रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट करके चल रहा है। अब देखो कहानी क्या चल रहा है, कहानी समझ में आया कि जो गैस का जो मास होगा वो कितना मास होगा, डिसॉल्व कर रहे हैं कितना हम लोग, 500 ml वाटर में, जिससे उसका प्रेशर कितना लग रहा है वहाँ पे, 2.5 atm। तो 2.5 atm हम लोग को प्रेशर तो दिया गया है, क्लियर है। KH का वैल्यू भी दिया है। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं, एक अभी फॉर्मूला पढ़ के आए, क्या चीज़,
फ्रॉम हेनरीज लॉ से, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पे ये लिख दो यहाँ पे क्या चाहिए कि जो प्रेशर होता है गैस का वो हम लोग को इज इक्वल्स होता है यहाँ पे क्या चाहिए KH, और इंटू में क्या होता था मोल फ्रैक्शन होता था। अरे यही ना, अभी गैस तुम्हारा CO2 है तो मतलब कि यहाँ पे B बोलो तो यहाँ पर भी क्या बोलना पड़ेगा B बोलना पड़ेगा, क्या यही लिखेंगे? अरे कहानी समझ में आ रहा है? तो अभी देखो प्रेशर, क्या प्रेशर नहीं दिया गया है? दिया गया, कितना दिया है 2.5 ATM, तो इसके नीचे हम लोग कितना बिठाएंगे 2.5 इज इक्वल्स टू KH, KH का वैल्यू कितना है 1.67, 1.67 इंटू 10 टू द पावर कितना है हम लोग को 8 पास्कल। अब ध्यान से समझो, कुछ समय पहले तुम लोग को यहाँ पे दिखा रहे थे यूनिट ऑफ KH, तो KH का जो यूनिट होता था वो वही होता था जो किसका होता था, प्रेशर का होता था, क्या यही देखा था? तो अगर यदि यहाँ पे तुम वैल्यू को पुट कर रहे हो, इसका मतलब अगर इसको हम लोग ATM में लेकर के चलेंगे तो इसको भी किस में लेना पड़ेगा ATM में, अगर इसको पास्कल में तो इसको भी किस में पास्कल में। तो अभी देख रहा है इसका जो वैल्यू दिया था किस में दिया था पास्कल में, अरे इसका वैल्यू किस में दिया है ATM में। तो एक हम लोग रिलेशन जानते हैं, रिलेशन क्या जानते हैं उसको कहीं पे तुम लिख लेना, ठीक है? हम लोग जानते ये है कि जो 1 ATM है, क्या हम लोग जानते हैं, कितना जानते हैं, और सॉरी 1 ATM नहीं, एक पास्कल है, इधर लिख देते हैं, उसके बाद ऐसा रिलेशन लिखो, यहाँ पे लिखना कि 1 पास्कल इज इक्वल टू कितना होता है 10 के पावर 5 यहाँ पे ATM होता है, कितना होता है, इतना हम लोग को ATM यहाँ पे देखने को मिलता है। क्या कहानी समझ में आ रहा है? अरे कहानी समझ में आया कि जो 1 पास्कल होता है उसमें कितना होता है हम लोग को 10 के पावर 5 ATM होता है। कहानी समझ में आ गया? ओहो, क्या होता है हम लोग को 1 ATM बराबर, क्या होगा हम लोग को 1 ATM बराबर हम लोग को होता है 10 के पावर 5 पास्कल होता है। वही सोच रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा तो हम लोग को एरर हो रहा है, तो स्टार्टिंग में ठीक जा रहे थे। देखो हम लोग को यहाँ पे रिलेशन याद रखना है, क्या याद रखना है कि 1 ATM बराबर कितना पास्कल होता है 10 के पावर 5 पास्कल होता है, ठीक है? तो अभी देखो ATM को तो पास्कल में बदल ही सकते हैं, अरे बदल सकते हैं ना आराम से। तो अभी हम लोग क्या करेंगे सो देखो, अच्छा यहाँ पे पता चल गया कि क्यों इसको कन्वर्ट करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि KH का और जो तुम्हारा प्रेशर होता है दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। तो इसका मतलब इसको जिस तरह से मेजर करा, अगर इसको ATM में कर रहे थे इसको भी किस में करना पड़ता है ATM में, अगर इसको पास्कल में ले रहे थे इसको भी किस में लेना पड़ेगा पास्कल में। तो हम लोग ATM को ही किस में कन्वर्ट कर रहे हैं पास्कल में। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि 1 ATM बराबर कितना पास्कल होता है 10 के पावर 5 होता है। तो यहाँ पर कितना हम लोग ATM है 2.5 था, तो 2.5 से इंटू हो जाएगा कितना में 10 के पावर 5 से, तो ये भी तुम्हारा किस में आ जाएगा पास्कल में। और इधर तो तुम्हारा था ही 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल, इतना था। अब इंटू में तुम्हारा मोल फ्रैक्शन का मोल फ्रैक्शन पूरी हम लिखते ही चल रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक क्या मोल फ्रैक्शन निकाल लेगा, आराम से निकाल लेगा। चलो मोल फ्रैक्शन को निकालेगा तो कितना लिखेगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर 5, और यहाँ पे लिखेगा पास्कल, नीचे कितना हो जाएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल। क्या पास्कल से पास्कल खत्म हो जाएगा? वो इसीलिए जानता है कि मोल फ्रैक्शन का क्या होता है यूनिट, कुछ नहीं होता है, यूनिट लेस होता है। देख भी रहा है क्या हो गया हम लोग को, यूनिट लेस हो गया। क्या कहानी समझ में आ गया? इसको पॉइंट वाला और काटोगे तो यहाँ से बोल सकते हो कि इसमें कितना आ जाएगा 3 बच जाएगा, 3 को अगर ऊपर चल जाएगा तो -3 चल जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे इतना बोल सकता है कि XB बराबर 2.5 बाई में 1.67 और इंटू में 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। इतना तो हो जाएगा, इतना तो जान गया। अब ही देखो क्या तुम्हें मोल फ्रैक्शन निकालना था, नहीं निकालना था। अभी हम लोग को चाहिए क्या चाहिए, वेट चाहिए। क्या चाहिए, वेट। अब वेट निकालेंगे तो वेट कैसे निकालेंगे, अरे मोल फ्रैक्शन तो पता है ना, तो मोल फ्रैक्शन पता है तो इसी के माध्यम से क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे नंबर ऑफ मोल्स वाला से, वहां से क्या करेंगे हम लोग वेट निकाल लेंगे। तो चूंकि हम लोग जानते हैं, देखो क्वेश्चन को मिटा सकते हैं ना अब, क्योंकि इतना तो अब लिख ही लिया होगा। देखो अब हम लोग को चाहिए उसका अमाउंट, अमाउंट कहाँ से निकालेंगे, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इसका बराबर क्या जानता है NB जानता है, नीचे क्या जानता है Na प्लस NB जानता है। अरे यही ना जानते हो, चूंकि हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं कि जो NB होता है वो बहुत ही लेस देन रहता है। क्या रहता है हम लोग को, बहुत ही लेस देन रहता है किसके तुलना में, Na के तुलना में। किसके तुलना में, Na के तुलना। बोलेगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अगर मान के चलो यहाँ से वेट निकालोगे तो यहाँ से भी तो वेट निकालना पड़ेगा ना।
तो अगर दोनों जगह से करोगे तो तुम्हारे इक्वेशन को सॉल्व करना क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसी चलते इसको इग्नोर करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, इग्नोर। वैसा काम तो कर चुका है ना मोल फ्रैक्शन में बहुत सारा। तो इसी चलते वैसे भी जानता है कि नंबर ऑफ मोल्स जो होता है ए का सॉल्वेंट का, उससे हम लोग को क्या रहता है, सॉल्यूट का बहुत कम रहता है। तो इसके माध्यम से हम लोग बोल सकते हैं कि जो Na प्लस में जो Nb होगा वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल रहता है, Na के इक्वल होता है। क्या ये इतना हम लोग बोल सकते थे, पहले से भी जानते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन हम लोग निकाल रहे किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या चीज, Nb और नीचे तुम्हारा क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा। क्या यही होगा। अभी फिर हम लोग जानते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन बराबर हम लोग इसको लिखेंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे, वेट ऑफ B, और नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, उसका मोलर वेट किसका, B का, और ऊपर चल जाएगा अगर क्या चाहिए, मोलर वेट किसका, A का, और नीचे क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा किसका, A का। अब सवाल ये रहा कि अभी भी देखो क्या क्या का वैल्यू तुम्हें पता है, क्या चीज का तुम्हें पता नहीं है। तो जो नहीं पता है उसको निकालना पड़ेगा। XB का वैल्यू तो तुम्हें पता है, अरे अभी निकाला है ना XB का। यहाँ तुम क्या किया है, XB का वैल्यू निकाल चुके हो, तो उसका वैल्यू तो यहाँ पे रख दोगे। वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या वेट ऑफ सॉल्यूट कहीं पे तुम्हें दिखाई दे रहा है, अरे उसी को तो निकालना है भाई, उसी को तो निकालना है। फिर यहाँ देखो मोलर वेट, क्या चीज है यहाँ पे, मोलर वेट। क्या CO2 का नहीं जानोगे, अरे CO2 का मोलर वेट तो जान जाओगे ना, क्या होता है CO2 का। अगर CO2 का जाओगे तो क्या बोलोगे, 44 बोलोगे। कितना बोलोगे, 44। कैसे, इसका जानता है 16 दूनी कितना होता है 32, और प्लस में इसका कितना होता है 12, यहाँ जैसे करोगे कितना आ जाएगा 44। तो इसका मतलब ये भी पता है। मोलर वेट ऑफ ए, ए क्या है तुम्हारा, वाटर है। वाटर का जानते हो कि इसका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। रहा सवाल कि वेट ऑफ सॉल्वेंट कहीं क्या नजर आ रहा है क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट कहीं नजर आ रहा है, कहाँ नजर आ रहा है, वॉल्यूम नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, वॉल्यूम। मतलब कहीं भी तुम्हें इतना ड्राइव किया है, अभी तक कहीं भी चमका नहीं हम लोग को वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं रहेगा तो क्या हम लोग निकाल पाएंगे, क्या नहीं निकाल पाएंगे। तो अब मकसद क्या होगा तुम्हारा, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना। तो अभी तुम लोग देखो कि क्या उसका वॉल्यूम तो दिया हुआ है, अरे वॉल्यूम दिया हुआ है ना, वॉल्यूम दिया है कितना 500 ml। और इससे पहले वाला वीडियोस में भी तुम लोग को समझाए थे कि जो वाटर का जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी उसका होता है 1 ग्राम पर ml। कितना होता है उसका, 1 ग्राम पर ml होता है। ये चीज तुम लोग को याद रखने बोले थे, याद रखने बोले थे कि पानी का हमेशा क्या होता है, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। तो अगर कहीं जरूरत पड़े इसका तो वहां पे अप्लाई करना। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो डेंसिटी बराबर होता है वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अरे वही ना जानते हैं, उसका वेट अपॉन वॉल्यूम। यहां से देखो क्या वॉल्यूम पता है, पता है। कितना पता था हम लोग को, 500 ml। तो यहाँ पे हम लोग को कितना हो जाएगा, डेंसिटी तुम्हारा 1 हो जाएगा, यहाँ से वेट हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा तुम्हारा 500 ml हो जाएगा। क्या यहाँ से क्रॉस करोगे तुम्हारा 500 ही वैल्यू आएगा। तो इसका मतलब हम लोग ये भी बता सकते हैं कि जो वेट होगा किसका, सॉल्वेंट का, वो कितना हो जाएगा हम लोग को 500 ग्राम हो जाएगा। क्या होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या अब वेट पता चल गया, सॉल्वेंट का पता चल गया। क्या यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, मतलब ये तो नहीं पता है, रे वेट तो नहीं पता है, लेकिन हम लोग को क्या पता है, मोल फ्रैक्शन। मतलब ये सभी वैल्यू पता है। यहाँ से WB क्या नहीं निकलेगा, निकाल सकते हो ना। अब यहाँ तक तुम लोग लिख लो, कहाँ से लिखना है, ये तो गिवन डाटा था, ठीक है। यहाँ से हम लोग रिलेशन जानते हैं, फॉर्मूला, इसके वैल्यू से निकाले क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकाले तो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा क्या था, वेट पूछा था हम लोग सॉल्यूट का। तो यहाँ से फिर यहाँ चले कि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला ये होता है। चूंकि हम लोग इसका एक्चुअल फॉर्मूला इसी से अगर ड्राइव करोगे तो यहाँ पर भी वेट हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा हम लोग को, थोड़ा टफ हो जाएगा। तो इसको ईजी करने के लिए हम लोग वैसे भी जानते हैं कि जो NB होता है वो Na से क्या होता है, बहुत कम होता है। तो हम लोग मोल फ्रैक्शन का कहानी में भी पढ़ चुके हैं कि हमेशा डाइल्यूट वाला केस रहेगा तो वहाँ पर हम लोग क्या होता है, Na प्लस NB को करोगे तो लगभग किसके इक्वल ही रहता है, Na के इक्वल रहता है। तो उतना के बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं, Na। तो यहाँ से हम लोग को क्या होता है ना, आराम से हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक एक वेट आ गया। अभी प्लस वगैरह में आ जाता अगर नीचे लेके चलता तो यहाँ से हम लोग को जो वैल्यू आ गया, देखो एक्यूरेट तो नहीं आएगा, लेकिन हम लोग को क्या रहेगा, अप्रोक्सीमेटली उतना ही के इक्वल आएगा उसका वेट, ठीक है। मोल फ्रैक्शन हम लोग को यहाँ पे पता है क्योंकि हम लोग निकाल चुके हैं। वेट हम लोग को निकालना था, मोलर वेट हम लोग जान चुके हैं क्योंकि जो तुम्हारा सॉल्यूट है क्या है, CO2 गैस है, तो उसका मोलर वेट पता है। मोलर वेट हम लोग को पता है क्योंकि वहां पे वाटर है तुम्हारा सॉल्वेंट, उसका वेट पता नहीं था क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया था। तो हम लोग जानते हैं कि जो वाटर का जो डेंसिटी होता है वो कितना होता है, 1 ग्राम पर ml होता है। तो डेंसिटी बराबर यहाँ पे 1 हो जाएगा, वेट हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से क्योंकि वॉल्यूम हम लोग को क्या था,
दिया हुआ था। तो वहां से अगर हम लोग मास निकाल लेते तो कितना हो जाता है वेट हम लोग को वाटर का 500 ग्राम। अगर हम लोग को वेट पता है तो वेट पुट कर लो। अब सिर्फ बचा किसका वैल्यू, वेट का। अब यहाँ से तुम अपने से कैलकुलेशन करो और निकालो। उसका जो आंसर आएगा, आंसर कितना आएगा तुम्हारा 1.8 ग्राम। कितना आएगा 1.8 ग्राम। उसको सॉल्यूशन कर लेना तुम लोग। सॉल्यूशन करने के बाद कौन आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलो बना लेना इसको। देखो अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, जो अभी पढ़े थे ना फैक्टर्स किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, किसके अनुसार, हेनरी अनुसार, द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन। बोल रहा है कि जो हम लोग को तुम्हारा वॉल्यूम रहेगा वहाँ पे लिक्विड, जितना भी तुम्हारा अमाउंट मतलब कि वहाँ पे रहेगा, मान के चलो वाटर है, वाटर है मान के चलो तुम डिजोल्व कर रहा है कोई गैस को, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी वहाँ पे उसका कब सॉल्युबिलिटी हम लोग को इंक्रीज करेगा, क्या तुम बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा, प्रेशर बढ़ाएगा, या दोनों बढ़ाने से तुम्हारा वहाँ पे उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। तो अभी अभी जस्ट तुम लोग पढ़ के आया है, क्या पढ़ के आया है, दो चीज़ पढ़ा था, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, क्या पढ़ के आया था। उसके बाद देखा सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर मान के चलो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, घटता है। अभी ऑप्शन में देखो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा नहीं बल्कि वो घटेगा। तो प्रेशर हो जाएगा, क्या होगा, प्रेशर, कि प्रेशर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है। इनकरेक्ट ऑप्शन इज, अब यहाँ पे दिखाना है कि कौन तुम्हारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हायर द वॉल्यूम, क्या बोला है, हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर द सॉल्युबिलिटी। बोल रहा है कि अगर यदि KH का वैल्यू हम लोग को हायर रहे, मतलब ज़्यादा रहे, तो तुम्हारा सॉल्युबिलिटी क्या हो जाए, लोअर हो जाए। तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी और KH के बीच में पहले रिलेशन बताना पड़ेगा। तो हम लोग चूंकि जानते थे क्या चीज़, कि सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्या जानते हैं, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और फिर हम लोग KH के बारे में देखे थे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। तो ये दोनों का मिक्स करने के बाद पता चला कि सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH, मतलब KH का वैल्यू हम लोग को ज़्यादा रहेगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा। तो पहले में क्या बोल रहा है, हायर द वैल्यू ऑफ KH, कि अगर KH का वैल्यू हायर रहा तो लोअर द सॉल्युबिलिटी। कहने का मतलब तो ठीक है बोल रहा है कि अगर इसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, कम। मतलब ये तो सही था, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या चीज़, इनकरेक्ट ऑप्शन। मतलब ये तो हम लोग को सही है, लेकिन इसका सही आंसर होगा क्या, नहीं होगा। और नेक्स्ट पढ़ते हैं, KH हैज टेम्परेचर डिपेंडेंट। जो KH का जो वैल्यू होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम लोग जाने हैं कि KH का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये तो डिपेंडेंट तो है ही, मतलब ये भी सही ही बोल रहा है, लेकिन हम लोग को गलत वाला छांटना है। सी क्या है, KH डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, कि जो KH का वैल्यू है वो क्या हम लोग को डिक्रीज करता है, इंक्रीज करने पे टेम्परेचर का। तो अभी देखें नहीं, वो बढ़ाते तो वो भी बढ़ता है, घटाने पे घटता है। मतलब वो डायरेक्टली, यार ये बात क्या बोल रहा है, इन्वर्सली बोल रहा है, मतलब ये हम लोग को गलत बोल रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, तुम्हारा सही हो जाएगा। कहानी समझ में आ रहा है। तो इस तरह से दो गो क्वेश्चन था यहाँ पे। चलो इसको लिख लो। बाकी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कि यहाँ से हम लोग को पूरा कंप्लीट हो गया जितना भी सॉल्यूशन चैप्टर्स था, ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर पूरा थ्योरी से लेकर के सारा कुछ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग को रह गया कि लेवल का थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। न्यूमेरिकल सिर्फ हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, बाकी जो PYQs है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग को चैप्टर क्लोज हो गया, जितना भी थ्योरी वाला पार्ट था उतना। चलो तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।